नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। अभी-अभी हमने जो पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। तो चलिए उससे आगे हम चर्चा कर रहे थे और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं एटीट्यूड्स एंड थॉट्स कि हमारे अभिवृत्तियों में और हमारे विचारों में क्या संबंध है। केवल विचारों में ही नहीं, हमारे विचार, हमारी राय, हमारे विश्वास, हमारी आस्था, हमारे दुराग्रह, हमारी पूर्व धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स, ये सब अभिवृत्ति से किस प्रकार संबंधित हैं। ये सब हमारे एटीट्यूड्स को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं या कैसे उनको बदलते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एटीट्यूड्स एंड थॉट्स से। तो सबसे पहले अभिवृत्ति में आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, बार-बार मैं आपको अभिवृत्ति रिपीट कर चुका हूं, एक बार फिर से और कर देता हूं कि दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति, चाहे कोई भौतिक विषय हो चाहे मानसिक विषय हो, दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारा रुझान ही अभिवृत्ति कहलाता है। आपको दुनिया की कोई भी चीज हो, वो आपको अच्छी लगती है, खराब लगती है, और ना तो अच्छी लगती है ना ही खराब लगती है, वो सब एटीट्यूड्स का हिस्सा है। वो सब आपका क्या कहलाता है? एटीट्यूड्स कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, या दुनिया में किसी का भी कोई भी एटीट्यूड हो, उसके 3 पक्ष होंगे। सबसे पहला संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, दूसरा होगा अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, और तीसरा होता है बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक। 3 पक्ष उसके अनिवार्यतः होते हैं। कई बार व्यक्ति व्यवहार करने की चाहत तो रखता है लेकिन व्यवहार नहीं कर पाता है। इन सब चीजों पे हमने जो है वो डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि एटीट्यूड और बिहेवियर, जैसे अभी हम एटीट्यूड एंड थॉट देख रहे हैं, एटीट्यूड एंड ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीफ, एटीट्यूड एंड फेथ, आस्था जिसको हम कहते हैं, इन सबको देखेंगे। एटीट्यूड और मूल्यों को देखेंगे और अभिवृत्ति और व्यवहार को भी देखेंगे। इन सबको देखेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो होती है विचारों से। देखिए, विचार कहते किसे हैं? बौद्धिक, देखो हमारा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा माइंड है वो किस पे काम करता है? कंप्यूटर की तरह BIOS सिस्टम पे काम करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पर। तो हमारे मस्तिष्क में को जब भी इनपुट मिलेगा तो वो कोई ना कोई आउटपुट देगा। तो किसी उद्दीपक के मिलने पर, किसी स्टिमुलस के मिलने पर, किसी उत्प्रेरक के मिलने पर कोई भी बौद्धिक आउटपुट यदि हम करेंगे तो वो विचार है। किसी भी प्रकार की बौद्धिक प्रतिक्रिया विचार है। जब हम कोई भी इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलस की उपस्थिति में, कोई भी बौद्धिक प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो विचार कहलाता है। विचार कुछ भी हो सकता है। विचार राय हो सकती है, विचार विश्वास हो सकता है, विचार फैसला हो सकता है, विचार निर्णय हो सकता है। फैसला और निर्णय तो एक ही बात हो गई। विचार एक मूल्यांकन हो सकता है। ये सारे के सारे हिस्से किसके हैं? विचारों के हैं। हमारे मस्तिष्क का कोई भी बौद्धिक आउटपुट, कोई भी इंटेलेक्चुअल आउटपुट जो है वो क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया विचार के कई प्रकार होते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि विचार की ही श्रेणी में आती हैं और विचार जैसी ही लगती हैं। तो वो कौन कौन सी हो गई? एक तो थॉट, विचार हो ही गए। एक होती है हमारा राय यानी कि ओपिनियन। ओपिनियन के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है उसको हम कहते हैं विश्वास, और विश्वास को हम क्या कह देते हैं? बिलीफ अंग्रेजी में। विश्वास के बाद जो नेक्स्ट चीज जो आती है उसको हम कहते हैं आस्था, और आस्था के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? फेथ। इन्हीं से और मिलते जुलते शब्द यदि आप देखोगे तो राय हो गया, विश्वास हो गया, आस्था हो गई। एक और चीज आती है यहीं पे, पवित्रता। आप कहते हो ना कुछ चीजें पवित्र होती हैं, कुछ चीजें कैसी होती हैं? अपवित्र होती हैं। तो सेक्रेडनेस, पवित्रता हो गई।
एक और चीज होती है जो कि इन्हीं से मिलती जुलती है, जिसको कहते हैं दुराग्रह। अंग्रेजी में क्या कह देते हैं उसको? डॉगमा। और यदि आपको और भी एक आध शब्द और लेना हो तो आप स्टीरियोटाइप, प्रचलित धारणाएं को और ले सकते हो। तो इतने सारे शब्द खूब हैं, इनमें ही खूब सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पता नहीं क्या क्या लिख दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये चीज है क्या भाई? हमारी तो ना विचार समझ में आया, ना राय समझ में आई, ना विश्वास समझ में आया, ना आस्था समझ में आई, ना पवित्रता समझ में आ रहा है, ना ये दुराग्रह डॉगमा जो है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं क्या? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब के सब विचार हैं। ये सब क्या है? विचार हैं। ये विचारों के प्रकार नहीं है, ये विचार ही हैं। आप चाहो तो इनको जबरदस्ती प्रकार बना सकते हो, पर ये विचार ही हैं। अब इन सबको अर्थ को अंतर समझना होगा। अब आपको इनमें से बहुत सारे शब्द तो एक जैसे ही लग रहे होंगे, पर हमने जब टॉपिक नंबर 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पढ़ा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि दुनिया की किसी भी भाषा में एक ही शब्द के लिए 2 शब्द नहीं चलते। ये क्या कंफ्यूजन वाली बात कह रहे हो यार? एक ही शब्द के लिए 2 शब्द नहीं चलते। जैसे कि मान लो शब्द है हमारा कौन सा? चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए 2 शब्द चल ही नहीं सकते। कितने शब्द चलेंगे? केवल एक। दुनिया की कोई भी भाषा हो, दुनिया में कोई भी 2 शब्द जो है वो पर्यायवाची हो ही नहीं सकते। दुनिया में किसी भी शब्द के पूर्ण पर्यायवाची कोई होता ही नहीं है। सारे के सारे शब्द अपूर्ण पर्यायवाची होते हैं। और ये बात किसने कही थी? क्वाइन नाम के एक भाषा वैज्ञानिक ने कही थी। इसी बात को देखो, जब भी ऐसे ऐसे शब्द मिल जाए आपको और आपकी बात समझ में बात नहीं आ रही हो कि यार इन शब्दों के मतलब क्या है, एक जैसे तो लग रहे हैं, जब भी कभी भी ऐसा लगे कि 2 शब्द एक जैसे हैं और उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमको याद करना चाहिए किसको? लुडविग विटकेंस्टाइन को। यानी कि देखो, एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, बिलिक, BLICK, बिलिक। तो बिलिक क्या है? ये एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? एक जर्मन शब्द है। अंतर्दृष्टि इसको कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम है लुडविग विटगेंस्टाइन। लुडविग विटगेंस्टाइन। तो ये हुए। ये कौन थे? ये बर्ट्रैंड रसेल के शिष्य थे। अब आप कहोगे कि पहले तो लुडविग विटगेंस्टाइन भी नहीं पता था, अब आप बर्ट्रैंड रसेल को लेकर के आ गया। भाई हमको तो रसेल भी नहीं पता। रसेल भी क्या थे? एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था उनकी निबंधों के लिए और उनकी पुस्तकों के लिए। शायद 1954 का या 50 का इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 1950 का या 54 का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बर्ट्रैंड रसेल के ये क्या तो शिष्य थे। कौन? लुडविग विटगेंस्टाइन। ऐसा कहते हैं कि भाई जो ये विटगेंस्टाइन है, इसको दार्शनिक बनने की सलाह रसेल ने ही दी थी। हालांकि दोनों की विचारधाराओं में काफी पर्याप्त अंतर है, काफी अंतर है। तो लुडविग विटगेंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं लैंग्वेज गेम, भाषाई खेल, या बिलिक शब्द से ही रिलेटेड। इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई भी बात समझ में नहीं आए, जब भी कोई 2 शब्द समझ में नहीं आए, उनका अंतर समझ में नहीं आए, तो क्या करना है? उनको अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करना है। जितनी ज्यादा अलग अलग संदर्भों में आप प्रयोग करोगे, उतनी ही आपकी क्या पैदा होगी? आप बिलिक कर पाओगे, यानी कि आपकी अंतर्दृष्टि विकसित होगी और आप उनका अंतर स्पष्ट कर पाओगे। जैसे कि मैं ये कहूं, मेरी राय में मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सही बात है, राय हो सकती है। अब मैं दूसरी बात कहूं, मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। ये भी ठीक है भाई, विश्वास है कि भाई साबित होंगे, तो हो भी सकते हैं।
अब मैं ये कहूं कि मुझे ईश्वर में पूरी आस्था है तो ये भी चलेगा। अब मैं ये बात कहूं कि भाई मेरी राय में भगवान कर्मों का फल देते हैं तो ये भी चल जाएगा, मेरी राय में कर्मों का फल देते हैं। मुझे पर ये कोई ये कहे कि मुझे आस्था है, पूरी आस्था है कि मोदी जी शानदार प्रधानमंत्री, मेरी आस्था है, तो ये बात आप कहोगे कि यार आस्था क्या होता है? आप ये से कहो ना मुझे विश्वास है कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, या आप ऐसे कहो कि मेरी राय है कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे जैसे ही आस्था शब्द का यूज करोगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ हलचल हो जाएगी, यार आस्था शब्द तो यहाँ पे सूट नहीं हो रहा। तो आस्था शब्द में आपको क्या चाहिए कि नहीं यार इसमें कुछ ना तो भगवान वाला एलिमेंट कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जब आप बार बार यूज करोगे तब तो समझ में आता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया आपको ये बात बिलिक वाली, तो एक चीज और होती है, देखो मनोविज्ञान में, अभी हम इनको समझेंगे ना, विस्तार से समझेंगे। बिलिक से ही मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं गेस्टाल्ट। क्या होता है? गेस्टाल्ट। ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है और ये किसने दिया? प्रसिद्ध मनोविज्ञानी हुए थे जिनका नाम था मैक्स बर्दाइमर। जिनका नाम क्या था? मैक्स बर्दाइमर। उन्होंने ये दिया। तो उन्होंने क्या कहा? मैक्स बर्दाइमर, इसको बेसिकली गेस्टाल्टवाद कहते हैं। और गेस्टाल्ट इन्होंने शब्द दिया, इसका मतलब क्या है? इसमें इन्होंने ये कहा, क्या कहा कि जो सच है ना वो सच केवल वास्तविकता पर नहीं निर्भर करती, यानी कि हमारी मस्तिष्क की व्याख्या पर भी निर्भर करती है। सच्चाई जो है वो केवल वास्तविकता पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे मस्तिष्क की व्याख्या पर भी निर्भर करती है। इनका जो गेस्टाल्ट का जो सबसे फेमस लाइन है, सेंटेंस है, वो क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। कहने का मतलब ये इन्होंने ये कहा कि कुल योग उसके भागों से हमेशा ज्यादा ही होगा। इन्होंने ये कहा, गेस्टाल्ट का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी चीज अधूरी होगी ना तो इंसान हमेशा उसे पूरी करके ही देखता है। जैसे कि ये तो मेरा सही नहीं बना है, आपको ये सर्कल ही लगेगा, हालांकि ये सर्कल पूरा नहीं है, लेकिन आपका मस्तिष्क इसको कैसे देखेगा? सर्कल की तरह ही देखेगा। यदि ऐसे लाइन बनाई जाए तो आप इसको लाइन ही कहोगे, मेरे मुंह से भी लाइन ही निकला। आप इसको एक पूरी, तो हमारा मस्तिष्क जो है ना वो पूर्णता को देखता है, छोटी छोटी अलग अलग चीजों को नहीं देखता, उसको पूर्णता के रूप में देखता है। जैसे कि जब भी कोई डांस करेगा तो आप उसके हर मूव पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, आप क्या कहोगे? क्या शानदार डांस कर रहा है। आपने ये नहीं कहोगे कि यार इसने जो कमर मटकाई वो शानदार मटकाई। जैसे जब भी आप गाना सुनोगे तो आप उसकी पूरी धुन को एक साथ पहचानोगे, आप अलग अलग नोटों को नहीं पकड़ते हो, आपको अलग अलग नोटों की समझ नहीं है, आप पकड़ नहीं पाते हो। और क्या होगा इसमें एक ये भी होगा कि जब भी कोई व्यक्ति एक जैसे कपड़े पहन करके बाहर घूम रहे हैं, दो आदमियों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे ना, तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों भाई हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा। या भाई बहन है, लड़के लड़की हैं तो, या दोनों बहन बहन है। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं गेस्टाल्ट। मस्तिष्क क्या देखता है? संपूर्णता में देखता है। तो अभी हम इनको देख रहे हैं, अभी आप इनको देख रहे हो ना तो संपूर्णता में देख रहे हो कि यार ये सब तो एक जैसे ही तो होते हैं, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। इसी से एक और मिलता जुलता शब्द है, आप कहोगे पता नहीं क्या क्या बताता जा रहा है, बट हाँ एग्जाम में ये आ सकते हैं तो स्पष्ट करने के लिए अच्छा रहता है। एक और शब्द होता है इसको कहते हैं इंटीग्रा। INTEGRA, इंटीग्रा। क्या होता है इंटीग्रा? यदि आप क्रिएटिव होना चाहते हो तो आपके अंदर इंटीग्रा होना आवश्यक है। कैसे?
ये हमें स्पेशल बना देता है। ये कहता है कि किसी भी शब्द का अर्थ केवल संदर्भ में ही समझ में आएगा। हर चीज, आप किसी भी शब्द का संदर्भ समझना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उस किसी भी शब्द का अर्थ समझना चाहते हो तो उसके संदर्भ में ही जाना पड़ेगा। कोई भी शब्द हो, ये कहते हैं कि हमारे कई सारे अनुभव हैं, हमारे कई सारे ज्ञान हैं, हमारे कई सारे विचार हैं, हमारे अनुभव हैं। ये सारे के सारे जो अनुभव है ना हमारे, ये सारे के सारे अनुभव मिलकर के क्या कर रहे हैं, हमारी हमको एक नई सोच प्रदान कर रहे हैं, हमको एक नई दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति ने सूरज की या चंद्रमा की, शायद चंद्रमा की कम से कम नहीं तो 50 अलग अलग इमेजें खींची। ठीक है, अब उनमें से ब्लू मून है, एक फुल मून है, एक बिना मून का भी एक चंद्रमा है जिसको हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब तिथियों के अनुसार, हमारे अनुसार सारे के सारे फोटो किसके हैं, चंद्रमा के हैं। लेकिन सारे के सारे फोटो हैं तो चंद्रमा के, क्योंकि हम तो होल में देख रहे हैं, समग्र में देख रहे हैं। लेकिन कोई पूर्णमासी का है, कोई पंचमी का है, कोई नवमी का है, कोई अष्टमी का है, वो सब है तो टुकड़ों में, लेकिन हम किसमें देखते हैं, पूर्णता में उसको देखते हैं। ठीक है, यदि यहां तक नहीं समझ में आया हो तो ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले ओपिनियन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ओपिनियन क्या होता है, राय किसको कहते हैं? वैसे तो देखो, भारत जो है ऐसा देश है कि यहाँ पे राय ना तो देने वालों की कमी है, ना ही लेने वालों की कमी है। इस कहते हैं ना कि भारत में हर व्यक्ति डॉक्टर है, हर व्यक्ति वकील है, और हर व्यक्ति टीचर है, हर व्यक्ति कैरियर काउंसलर भी है। आप दुनिया में, भारत में किसी भी व्यक्ति से किसी भी समस्या का उपाय पूछिए, वो हमेशा आपको किसी ना समस्या का इलाज बता ही देगा। आप कह दो कि भाई मुझे फलानी बीमारी है, इलाज बता देगा। आप कहो मुझे ढिकानी बीमारी है, वो आपको इलाज बता देगा। आप कहो कि यार मेरे जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे संपत्ति का बंटवारा होना, तो आपको बता देगा वो कि ऐसा करो ऐसा करो, वो वकील बन करके आपको बता देगा। तो हमारे यहाँ राय चंदों की कमी नहीं है। एक बहुत ही शानदार कवि हुए हैं, सॉरी, हमारे यहाँ एक बहुत ही शानदार कवि हुए हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है। उन्होंने इस राय चंदों पे एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि किसी ने लिख दिया था दुकान पे, बोर्ड पे, कि भाई यहाँ ताजा मिठाइयां मिलती हैं, कि हमारे यहाँ ताजा मिठाइयां मिलती हैं। तो कोई व्यक्ति आया कि यार ये कैसा बोर्ड लगाया है तुमने कि हमारे यहाँ ताजा मिठाइयां मिलती हैं। बोले क्या दिक्कत है? अरे यार हमारे यहाँ ताजा मिठाइयां मिलती हैं ये लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? भाई ताजा मिठाइयां मिलती है केवल यही लिख दो, तो दिख तो रहा ही है और यहीं लिख रही हैं, तो हमारे यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं, आप तो केवल यही लिख दो ताजी मिठाइयां मिलती हैं। तो उसने कहा बात तो सही है, तो उसने हमारी यहाँ मिटा दिया, अब वहां लिखा हुआ था केवल ताजी मिठाइयां मिलती हैं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने क्या कहा, अरे यार तुमने लिखा है कि यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, तो यहां लिखने की क्या जरूरत है, ये तो दिख ही रहा है। या ताजी, हमारी यहाँ तो मिटाई दिया था कि ताजी लिखने की क्या जरूरत है, ताजी आपको दिख ही रही है ऑटोमेटिक। ताजी लिखोगे तो कस्टमर के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि बासी भी हो सकती है, इसलिए लिखो कि यहाँ मिठाइयां मिलती हैं। उसने दोबारा से ताजी को हटाया, यहाँ को लिखा है, लिखा यहाँ मिठाइयां मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके वो पूरा बोर्ड साफ हो गया। फिर एक महाराष्ट्र में व्यक्ति आता है, वो कहता है कि अरे यार ये बोर्ड है तो इसमें कुछ लिखवा क्यों नहीं रखा है, ये फालतू में खाली पड़ा है, इस पे लिखवा देना हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है। तो ऐसे करके बहुत अच्छे कवि थे वो। आजकल तो क्या सोशल मीडिया का जमाना आ गया, नई पीढ़ी आ गई, तो अब तो खैर कॉमेडी का स्तर ही अलग हो गया। खैर कोई नहीं। तो ओपिनियन क्या होता है, राय क्या होती है? एक ऐसा विचार जिसमें मजबूती आ गई हो, जिसमें हल्की सी क्या आ गई हो, मजबूती आ गई हो, या फिर जब आपका विचार किसी पक्ष या विपक्ष के में, जो किसी चीज वस्तु के, किसी विषय के
लिख देता हूं, किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में झुका विचार ही राय है। किसी भी पक्ष या विपक्ष के रूप में झुका हुआ विचार ही राय है। जैसे कि कुछ भी राय आप कह दो, ठीक है, जैसे मेरी राय में मोदी जी अच्छे, आपको अच्छे लगते तो अच्छे और बुरे लगते तो बुरे, या बुरे अच्छे, बुरे की जगह औसत कर लो, है ना, सामान्य औसत प्रधानमंत्री है। मेरी राय में राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। मेरी राय में यह फिल्म अच्छी है। मेरी राय में पुष्पा एक अच्छी फिल्म है। यह सब राय है। राय क्या है? किसी भी पक्ष, किसी भी विषय के पक्ष या विपक्ष में थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें मजबूती नहीं होती है। जब भी आपको कोई तर्क दिया जाएगा, जब भी आपको कोई प्रमाण दिए जाएंगे, तो आपकी राय बदल भी सकती है। आपकी राय में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं होती। राय को बदलना आसान होता है। राय को बदलना आसान होता है। तो जब राय बदल जाएगी, समझ लो, जब राय में थोड़ी और मजबूती हो जाएगी, जब राय में थोड़ी और मजबूती हो जाए, पहला इसको कह लो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? विश्वास। उसको हम क्या कह देंगे? विश्वास कह देंगे। कैसे? कि जब राय में मजबूती आ जाए, इसमें जरूरी नहीं कि इसमें सच्चे तर्कों और प्रमाणों के आधार पर मजबूती आए, है ना। जब राय में मजबूती आ जाए तो वह विश्वास बन जाती है। तो वह विश्वास बन जाती है। जैसे कोई भी उदाहरण लिख दो, मुझे विश्वास है राहुल गांधी अच्छे, या जो भी आपको लिखे, या सामान्य पीएम साबित होंगे। अच्छे पीएम होंगे, अच्छे या सामान्य पीएम होंगे जब भी बनेंगे। अब विश्वास हो गया, या राहुल गांधी होंगे, या वही कह लो, या मुझे विश्वास है मोदी जी देश की भलाई करते हैं। कुछ भी है। राय में बहुत ही ज्यादा लचीलापन होता है। राय में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लचीलापन होगा। जैसे मेरी राय में YouTube पे बच्चे पढ़ते नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ तर्क दे दिए जाएं। अब मान लो कोई आईएएस टॉपर आ जाए और वो कहे कि मैंने YouTube से ही पढ़ाई की है और YouTube से पढ़ाई करके भी आईएएस पास किया जा सकता है, तो आपकी राय बदल जाएगी। आप कहोगे कि देखो, वैसे मेरी राय थी कि YouTube पे बच्चे पढ़ते नहीं है, समय ही बर्बाद करते हैं, लेकिन जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो YouTube पे पढ़ाई भी करते हैं। तो अब आपके क्या हो गया कि जो आपकी ओपिनियन था उसमें बदलाव हो गया। अब ओपिनियन में मजबूती भी आ सकती है। जैसे मेरा विश्वास है कि YouTube से भी पढ़ाई करके आईएएस क्लियर की जा सकती है। अब कोई टॉपर ने भी ये बात कह दी कि भाई मैंने YouTube से ही पढ़ाई की और YouTube से ही पढ़ाई करके मैंने टॉप किया है या आईएएस की परीक्षा पास की है। तो अब आपका जो ओपिनियन था, अब वो किस में बदल जाएगा? विश्वास में बदल जाएगा। उसने कहा था ना कि अरे मुझे पूरा विश्वास है यार, YouTube पे ना पढ़ाई करके ना बिल्कुल जो है वो क्या किया जा सकता है, कोई आईएएस का एग्जाम पास किया जा सकता है। देखिए, जो विश्वास अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है उसे ओपिनियन कहते हैं, और जो ओपिनियन अपनी
पूर्णता को प्राप्त कर चुका है उसको विश्वास कहते हैं। राय में लचीलापन होता है, राय को बदला जा सकता है, राय को कठोर भी किया जा सकता है और राय को पूर्णतः बदला भी जा सकता है। जब राय में थोड़ी मजबूती हो जाए, जब राय में थोड़ी कठोरता आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। जैसे सच्चाई, जैसे मुझे ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, या मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो देश के लिए कुछ गलत काम नहीं करेंगे, मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, जो भी आपका एटीट्यूड हो। ठीक है, अब तीसरा शब्द आता है आपका आस्था। तीसरा शब्द क्या आता है? आस्था। उसको कहते हैं फेथ, FAITH। फेथ किसको कहेंगे? आस्था। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी राय में मोदी जी शानदार प्रधानमंत्री हैं, मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। मेरी आस्था है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। तो ये शब्द जो है ना वो सूट नहीं करेगा यहां पे। आस्था, आस्था जो है ना, यदि पर आप ये कहोगे कि यार मेरी भगवान में पूरी आस्था है, तो ये वर्ड सूट कर रहा है। अब आप कहो मुझे भगवान में विश्वास है, ये भी ठीक है। मेरी राय में भगवान होते हैं, ये भी ठीक है। तो आस्था में क्या होगा? एक ऐसा विश्वास जिसमें पारलौकिकता का तत्व शामिल हो जाए, उसको आस्था कहते हैं। ऐसा विश्वास जिसमें पारलौकिकता, देखो विश्वास तो इहलोक के संबंध में होता है और परलोक के संबंध में, दोनों के संबंध में हो सकता है कि भाई मेरा विश्वास है कि दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते, मेरा विश्वास है कि भगवान होते हैं, मेरा विश्वास है कि देव स्वर्ग में देवता रहते हैं, तो ये विश्वास हो गया। लेकिन जब आस्था जब शब्द आएगा तो आस्था हमेशा ही क्या होगा? परलोक के संबंध में होगा, या परलोक से जुड़े हुए विषयों के संबंध में ही होगा। समझ में आ रहा है? विश्वास इहलोक और परलोक दोनों के संबंध में होता है, इस दुनिया के में भी और उस दुनिया के संबंध में भी। लेकिन जो आस्था होता है, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास जिसमें पारलौकिकता से जुड़े तत्व हों, उसे आस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आस्था कहते हैं। जैसे जैसे दिखेगा क्या? हाँ, दिख जाएगा। जैसे मेरी ईश्वर में आस्था है, मेरी ईश्वर में पूर्ण आस्था है, मेरी राय में कल बारिश होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्वास है कल बारिश आएगी, ये भी चलेगा। मेरी आस्था है कि कल बारिश आएगी, ये नहीं चलेगा। मेरी आस्था है कि ईश्वर किसानों का बुरा नहीं करेंगे, इसलिए बारिश होगी, ये चल जाएगा। तो ओपिनियन क्या है? राय है, बहुत ही लचीला विचार है, इसको बदला जा सकता है, मजबूत भी किया जा सकता है। विश्वास क्या है? ऐसी राय जो कि मजबूत हो चुकी है, वो विश्वास है। और ऐसा विश्वास जिसमें पारलौकिकता के तत्व विद्यमान हो, उस दुनिया से जुड़ी हुई चीजों के तत्व विद्यमान हो, तो वो क्या बन जाएगी? आस्था, उसको हम कह देंगे। आस्था का संबंध क्या होगा? अलौकिक बातों से होगा। इसमें हमेशा ही कैसी बातें शामिल होंगी? अलौकिक। अलौकिक का मतलब दूसरी दुनिया की। विश्वास में क्या होगा? लौकिक और अलौकिक दोनों होंगी। विश्वास में क्या हो सकता है कि भाई ये दुनिया भी शामिल है, लौकिक यानी कि इस लोक की, अलौकिक यानी कि उस लोक की भी। देखो, यदि मेरे को गोला बनाना हो तो मैं इसको ओपिनियन को थोड़ा सा मिटा दूं। देखिए, ये सारे के सारे हैं विचार,
सारे के सारे क्या हैं? विचार हैं। विचारों के बाद में आप ये कह सकते हो कि यह है विश्वास और यह है आस्था। प्रत्येक आस्था विश्वास है और प्रत्येक विश्वास एक विचार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि आस्था विश्वास एक बड़ा शब्द है और आस्था एक छोटा शब्द है। विश्वास इहलोक और परलोक दोनों के संबंध में है, जबकि आस्था केवल परलोक के संबंध में ही है। विश्वास में क्या होगा? तर्क होगा, विश्वास में प्रमाण होंगे, विश्वास में तथ्य होंगे। आस्था को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आस्था को किसी तथ्य की आवश्यकता नहीं है, आस्था को किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। जब भी नए तथ्य आएंगे, जब भी नए तर्क आएंगे, अब विश्वास को बदला जा सकता है, आस्था को बदलना ज्यादा कठिन है। विश्वास को बदलना आसान है, आस्था को बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कठिन परिस्थिति आती है तो कई बार हमारा विश्वास टूट जाता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में कई बार आस्था और ज्यादा मजबूत हो जाती है। आस्था में इमोशनल फैक्टर ज्यादा होगा, भावनाएं बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। विचारों में भावनाएं उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, जबकि आस्था में भावनाएं बहुत ज्यादा गहरी होंगी। विश्वास में आपको भी बताया तर्क संगत होगा, आस्था में कोई तर्क नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको टीचर पे विश्वास होता है और ईश्वर में आस्था होती है, तो इस प्रकार से। अब यहीं पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब आप आस्था शब्द लेकर के आए हैं तो आप कहोगे कि फिर पवित्रता क्या चीज होती है? हो सकता है आप पूछ लो, तो पवित्रता क्या चीज होती है? हालांकि पवित्रता से अलग चीज होती है। पवित्रता क्या चीज होती है? पवित्रता को अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रेडनेस, SACREDNESS, सैक्रेडनेस। तो क्या होती है पवित्रता? देखो, दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, तो कुछ को पवित्र माना जाता है और कुछ को माना जाता है अपवित्र। अपवित्र को कहते हैं प्रोफेन। अपवित्र को क्या कहते हैं? प्रोफेन। देखिए, पवित्रता का संबंध जो है वो हमेशा ही किससे होगा? कर्म कांडों से होगा। मानो तो मैं बहता जल हूं, न मानो तो नहीं, मानो तो मैं गंगा जल हूं, न मानो तो बहता पानी, जो ये है। यानी कि पवित्रता में पारलौकिक तत्व तो होंगी, लेकिन दुनिया की ऐसी चीजें जिनका संबंध पारलौकिक वस्तुओं से है, उनको हम क्या कह देते हैं? पवित्र कह देते हैं। पवित्रता उनमें लेकर के हम आ जाते हैं, और इसका ज्यादातर संबंध कर्म कांडों से। यानी कि पानी पानी है और पानी पवित्र नहीं है, लेकिन पानी को हम क्या कह देंगे? जैसे ही जल कहेंगे, और जैसे ही उस जल को हम किसी हवन में, पानी ग्रहण संस्कार में, शादी में, किसी भी चीज में, कोई भी अनुष्ठान में जब हम काम में लेंगे, तो वो पानी जल हो जाएगा, और जल होते ही पवित्र हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, पानी में पवित्रता नहीं होती, जल में पवित्रता होती है। होने को तो दोनों ही पानी है, लेकिन जल क्यों पवित्र हो जाएगा? क्योंकि वो किसी ना किसी अनुष्ठान में काम में लिया जा रहा है, वो किसी ना किसी कर्म कांड में काम में लिया जा रहा है। जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे, तो जो उसमें वैम्पायर्स वाली जो फिल्में होती हैं, उनमें वो चर्च के पानी को में डुबा करके यदि धनुष को, तीर को मारते हैं, तो वो पवित्र हो जाता है। चर्च का पानी पवित्र माना जाता है, द होली वाटर। तो वो वाटर होली हो गया। हमारे यहाँ होली वाटर के लिए दूसरा शब्द बना दिया गया, जिसको हम जल कह देते हैं। चावल तब तक चावल है जब तक हम उसे खा रहे हैं, घर पे पड़ा हुआ है। जैसे ही हमने उसे किसी भी अनुष्ठान में काम में लिया, पूजा में काम में लिया, पूजा की थाली में रखा, वो चावल अक्षत हो जाएगा। वो चावल क्या हो जाएगा? अक्षत हो जाएगा। अब तक वो पवित्र नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने उसको किसी अनुष्ठान में शामिल किया, किसी कर्मकांड में शामिल किया, वही चावल क्या हो गया? पवित्र हो गया। हमारे यहाँ दूब जो होती है ना, घास, जिसको दूब भी कहते हैं, वो दूब भी पवित्र हो जाती है। अभी हम बाहर से तोड़ करके लाए, जंगल से, घर के बाहर से, आंगन में से, तब तक वो घास थी। और जैसे वो घास आई और पंडित जी ने उसको कहाँ रखा? थाली में रखा, यज्ञ में रखा, हवन में रखा,
किसी कर्मकांड में शामिल किया, अनुष्ठान में शामिल किया, और वो कैसी हो जाएगी, एकदम पवित्र हो जाएगी। मिट्टी के डेले के गणेश जी बना देते हैं हम। मिट्टी थी, बाहर पड़ी थी, बाहर अंदर लेकर के आए, उस पर धागा बांधा और वो मिट्टी के गणेश जी हो गए, पवित्र हो गए। तो ये क्या है कि पवित्रता का संबंध कर्म कांडों से, अनुष्ठानों से है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आपको विचार समझ में आए क्या होते हैं, ओपिनियन समझ में आया क्या होता है, विश्वास समझ में आया क्या होता है, आस्था समझ में आया क्या होता है, और पवित्रता। जो प्रोफेन, अपवित्र कहते हैं, अपवित्र ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के कर्म कांड में, अनुष्ठान में, पूजा में, किसी भी चीज में शामिल नहीं किया जाता, उनका शामिल होना वर्जित माना जाता है, उनको अपवित्र कहते हैं, प्रोफेन। जैसे हिंदू धर्म में चमड़े की बनी हुई चीजें होंगी, लहसुन प्याज को हम अपवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं, और कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, और कोई इसमें कोई गहरा रीजन नहीं है कि भाई फलाना है, ढिकाना है। वो तो बाद में तो देखो कई सारी कहानियां जुड़ जाती हैं। बस इतना सा ही मानना होता है ज्यादातर व्यक्तियों का कि उससे तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। आपने सुना ही होगा रजोगुण, तमोगुण, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे जब हम। ठीक है, ये देखा। अब हम देख लेते हैं कि डॉगमा क्या होता है और स्टीरियोटाइप क्या होता है। वो 2 शब्द और मैंने लिखे थे, तो उन 2 शब्दों को और हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एक और शब्द होता है जिसको हम कहते हैं डॉगमा। तो क्या होता है डॉगमा? डॉगमा को हम कह देते हैं दुराग्रह। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें कोई राय होती है किसी भी विषय के बारे में, राय में मजबूती हो जाए तो वो विश्वास बन जाता है। अब ये क्या होता है ना, कुछ ऐसे विश्वास होते हैं, जैसे मेरी राय थी, अब मेरी राय में कोई तर्क नहीं था, कोई तथ्य नहीं था, कोई सच नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, लेकिन इसमें कठोरता आ गई और लचीलेपन की संभावना खत्म हो गई, और ये किसी के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई, तो उसको हम दुराग्रह और डॉगमा कहते हैं। यानी कि गहरा नकारात्मक विश्वास ही दुराग्रह है। गहरा नकारात्मक विश्वास ही दुराग्रह है। जैसे क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि क्या बताऊंगा, जैसे कि वो मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे कि सारे मर्द कुत्ते होते हैं। किसी की क्या बना ली, किसी का डॉगमा बन गया कि औरतें बाहर का काम कर ही नहीं सकती, कि औरतें तो हमेशा ही कैरेक्टर लेस ही होती हैं। कोई भी बन गया, यानी कि मेरा धर्म या मजहब या रिलीजन ही दी बेस्ट है, ही सर्वश्रेष्ठ है। ये दुराग्रह है। जब ये कोई कहे और बाकी सब गलत हैं, यहां तक तो ठीक है, ये यहां पे और क्या जोड़ेंगे, बाकी सब गलत हैं, बाकी सब बकवास। वो वाली बात है ना, वो बहुत फेमस हुआ था कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ठीक है, बहुत फेमस हुआ था। तो वो वाली बात है। और इसी में क्या शामिल होता है, एक स्टीरियोटाइप, प्रचलित धारणा है। प्रचलित धारणा है, प्रचलित धारणा का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियो यही होता है ना, STRU, स्टीरियोटाइप। पता नहीं कैसेटों पर स्टीरियो ऐसे ही लिखा होता था शायद, है ना, और देख लेना यार। तो प्रचलित धारणा क्या हो गई कि जैसे लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती। अब ये समाज में चला हुआ है, अब इसके पीछे ना तो कोई तथ्य है, ना ही कोई तर्क है, ना ही कोई प्रमाण है। यानी कि सबको नहीं जानते, केवल एक को जाना और एक को जान करके ही पूरे
जाति के बारे में, पूरे समाज के बारे में, पूरे शहर के बारे में, पूरे राज्य के बारे में, पूरे देश के बारे में ये राय बना लेना ही क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप कहलाता है। वकील हमेशा झूठ बोलते हैं, डॉक्टर तो कसाई होते हैं, डॉक्टर तो भगवान होते हैं, कुछ भी जैसा भी आपका एटीट्यूड है, जानते किसी एकाध को हैं, फैसला सबके बारे में कर लिया, अरे यार ये हरियाणा के तो ना बस लड़ाई झगड़ा ही करना जानते हैं और कुछ नहीं है, यूपी बिहार का है ना मतलब भाई ये तो आईएएस बन के रहेगा, मारवाड़ी है ना ये तो महाकंजूस होगा। तो ये सब क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि हम लोगों के बारे में बना लेते हैं। एक आध को जानते हैं, सबके बारे में बना लेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति आपको मिला दिल्ली का, आप दिल्ली पहली बार गए, दिल्ली का एक आदमी आपको मिला, उससे ही आपका नकारात्मक एटीट्यूड बन गया और आपको क्या लग गया? अरे यार दिल्ली वाले बहुत घमंडी होते हैं। स्टीरियोटाइप है। और ये ना कि दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की और कलकत्ता कंगालों का, ये भी स्टीरियोटाइप है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे समाज में प्रचलित है, ना तो कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है, ना भी कोई प्रमाण है। जानते एकाध को है, सबके बारे में एक ही राय बना रखी है, एक ही सोच बना रखी है। एक को देखा सबके बारे में राय बना ली। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम। और अब हम इन सब चीजों का जो भी हमने सब पढ़े हैं, इन सब की परिभाषा से तो आप समझ में आ गए होंगे। यदि आपको दुनिया का कोई भी शब्द परेशान कर रहा हो, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका अर्थ बता दूंगा आपको अच्छे से, व्याख्या सहित, उदाहरण सहित। कोशिश करना कि वो अपने यूपीएससी की दुनिया से ही जुड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, एथिक्स से जुड़ा हुआ तो और भी शानदार है। तो मैं कोशिश करूंगा वो सब बताने की। और यदि आपको मैंने जो कुछ भी बताया इसमें कोई भी डाउट लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। चलिए अब हम इन जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, इन सब की बारे में क्या देख लेते हैं? एटीट्यूड से इन सब का रिलेशन देख लेते हैं वन बाई वन करके, कि इन सभी का एटीट्यूड से क्या लेना देना है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम किससे? विचार से। तो अभिव्यक्ति और विचार में संबंध। देखिए अभिव्यक्ति और विचार में क्या संबंध है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई अभिव्यक्ति और विचार में संबंध स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है कि 1 सेकंड देना है ना। एक तो दो दो लाइनों में दोनों की परिभाषा लिख देना, दो दो लाइनों में दोनों की क्या करना ना, परिभाषा लिख देना। अच्छा एटीट्यूड कब बनेगा? सबसे पहले तो क्या आएगा? विचार ही आएगा। विचार एटीट्यूड पर निर्भर नहीं होता, लेकिन अभिव्यक्ति विचार पर निर्भर करती है। अभिव्यक्ति विचार पर निर्भर करती है। विचार स्वतंत्र है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। हालांकि ये भी उद्दीपक पर निर्भर है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? स्वतंत्र है। यदि अभिव्यक्ति, विचार बदलने पर अभिव्यक्ति बदली जा सकती है, बदल जाती है। विचार देखो निर्भर करती है, इसी पर डिपेंड करता है कि विचार बदलेंगे तो अभिव्यक्ति भी बदलेगी, सीधी सीधी बात है। क्योंकि निर्भर करती है तो विचार बदलने पर अभिव्यक्ति बदल सकती है। बदलेगी, बदल सकती है, क्या है? ठीक है, यहां अभिव्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। यहां विचार बदलेगा, स्वतंत्र है, बदलना चाहेगा तो बदल जाएगा। ठीक है, एक और चीज है, अभिव्यक्ति से विचारों का भी जन्म होता है। अभिव्यक्ति उद्दीपक का कार्य करती है। और इससे क्या होता है? नए विचारों का जन्म होता है, क्योंकि उद्दीपक की तरह काम करेगी। अब मान लो मेरा एटीट्यूड बन गया अचानक से मोदी जी के प्रति पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव बना तो मेरे मन में और विचार आएंगे कि भाई यार मोदी जी अच्छे आदमी, इसका मतलब तो यार वो वन नेशन वन
एक वन नेशन वन इलेक्शन जो लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब वो सही है यार। तो ऐसी मेरी क्या बनेगी, मेरा विचार आएगा। मैंने आपको बता ही दिया एटीट्यूड बदलने के लिए क्या है, विचार आवश्यक है। एटीट्यूड को बदलना है तो क्या करना होगा, विचारों को बदलना होगा। अच्छा, क्या एटीट्यूड और विचार क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। विचार जैसे होंगे वैसे ही तो एटीट्यूड बनेंगे, और जैसा हमारा एटीट्यूड बन जाएगा तो एटीट्यूड उद्दीपक की तरह काम करेगा और हमारे लिए एक नए विचार लेकर के आएगा। दूसरा, दोनों ही क्या है, मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। दोनों ही क्या है, मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। दोनों में यदि समानता लिखनी हो, क्या लिखनी हो, समानता। यह तो संबंध हो गया जो मैंने अभी बताया। अब समानता लिख लेते हैं। समानता क्या है, दोनों ही मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। दोनों ही कैसे पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक है पक्ष हैं। और क्या है, दोनों हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और क्या है, दोनों में ही संज्ञान आवश्यक है। दोनों में ही क्या आवश्यक है, संज्ञान आवश्यक है। आवश्यक है। बिना संज्ञान के विचार कैसे आएंगे? जब उद्दीपक मिलेगा, उद्दीपक क्या है, संज्ञान का ही को काम करेगा, तो इसे विचार बनेंगे। ठीक है। और दोनों ही कैसे, संख्या में कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य है। आपको पता है एक व्यक्ति के मन में एक दिन में एवरेज कितने विचार आते होंगे? किसी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के मन में एक दिन में 24 घंटे में कितने विचार आते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओगे? लगभग 80 लाख से भी ज्यादा, 60 से 80 लाख के लगभग विचार आते हैं एक दिन में एक मनुष्य के मन में। ठीक है, तो ये हो गई समानता है। अब दोनों में अंतर, क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों, बताओ। एक तो यही कि एटीट्यूड में के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञान, भावना, व्यवहार, और विचार में केवल एक ही पक्ष है, संज्ञान। तो अंतर किसका है? पक्षों का। अभिवृत्ति में 3 पक्ष होते हैं। अभिवृत्ति में कितने होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, लिख देना। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। और विचार में कितने पक्ष होते हैं? 1। विचार में केवल संज्ञान। एक तो ये अंतर हो गया। अच्छा, विचारों को और एटीट्यूड को, दोनों में से किसको बदलना आसान है और किसको बदलना कठिन? तो विचारों को बदलना बहुत आसान है, विचार तो हर पल बदलते ही रहते हैं। एटीट्यूड्स को बदलना बहुत मुश्किल है। तो विचारों को बदलना आसान, विचारों को बदलना आसान है, अभिवृत्ति को बदलना मुश्किल है। वो गाना है ना कि रूठे रब को मनाना मुश्किल है, रूठे रब को मनाना आसान है और रूठे यार को मनाना मुश्किल, ऐसे करके एक गाना है ना। तो विचारों को बदलना आसान है, अभिवृत्ति को बदलना मुश्किल। अभिवृत्ति को बदलना कैसा है? कठिन है। और क्या अंतर है दोनों में? हमारे व्यवहार पर विचारों का ज्यादा प्रभाव होता है कि अभिवृत्तियों पर? अभिवृत्तियों का। तो हमारे व्यवहार पर अभिवृत्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। व्यवहार पर अभिवृत्तियों का प्रभाव अधिक। अभिवृत्तियों का प्रभाव अधिक। बस हो गया, खत्म। प्रश्न आ जाए कि भाई अभिवृत्ति और विचारों में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में आ गया। तो सबसे पहले अभिवृत्ति की परिभाषा लिख देना। ठीक है, कि अभिवृत्ति क्या है? दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति व्यक्ति का रुझान ही अभिवृत्ति कहलाता है। अभिवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। विचार किसे कहते हैं?
बौद्धिक प्रतिक्रिया, हमारे मस्तिष्क की बौद्धिक प्रतिक्रिया ही विचार कहलाते हैं। विचार कई प्रकार के होते हैं और वो लिख देना, राय वगैरह लिखने चाहो तो। जो विचार हैं, विचार स्वतंत्र होते हैं। जब भी हमें कोई दीपक मिलता है तो हमें विचार आते हैं, लेकिन जो हमारे एटीट्यूड हैं हम वो हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। जब हमारे विचार बदलते हैं तो हमारी अभिवृत्ति भी बदल जाती है। कई बार अभिवृत्ति हमारे लिए उद्दीपक का कार्य करती हैं और नई अभिवृत्तियों से नए विचार, और अभिवृत्ति नए विचारों को जन्म दे सकती है। दोनों में समानता लिख देना कि दोनों ही मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, दोनों में ही संज्ञान आवश्यक होता है और दोनों ही संख्या में असंख्य होते हैं। फिर अंतर लिख देना। अंतर कैसे लिखोगे कि अभिवृत्ति में 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, और जो विचार है, विचार में केवल संज्ञानात्मक पक्ष होता है। एक ही अंतर लिख दिया। दूसरा अंतर आप क्या लिख दोगे कि विचारों को बदलना बहुत आसान है, जबकि अभिवृत्तियों को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, अभिवृत्तियों को बदलना कठिन होता है। विचार हमारे व्यवहार को उतना प्रभावित नहीं करते जितना कि अभिवृत्तियां हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। इनको अच्छी, सुंदर, स्पष्ट भाषा में लिख देना। इनके जब अंतर लिखो तो ऐसे टेबल बना करके ऐसे अंतर लिख देना। इधर लिखा आपने एटीट्यूड, इधर लिख दिया आपने थॉट, और अंतर लिख दिया ऐसे। ऐसे ही एक और टेबल बना करके समानता भी ऐसे ही लिख देना। बस हो गया, बहुत आसान है। और आपको क्या मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। किसी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति के प्रति आपका सकारात्मक प्रतिक्रिया, रुझान क्या होती है, अभिवृत्ति कहलाती है। मस्तिष्क में उत्पन्न मस्तिष्क में जो सोच की प्रक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसको हम विचार कहते हैं। जो अभिवृत्तियां होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, स्थिर होती हैं। विचार होती अल्पकालिक होते हैं, बहुत ही अस्थिर होते हैं। अभिवृत्तियों में 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक। अभी विचारों में केवल एक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है। ये अभिवृत्तियां जो होती है वो क्या करती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं, हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। जबकि विचार जो है वो हमारे अल्पकालिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और ये हमारी बहुत छोटी छोटी व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है कि भाई मैं स्वस्थ रहने के लिए रोजाना अच्छा खाना खाता हूं, ये हो गया। और विचार क्या हो गया, विचार तो कुछ भी आ सकता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठ करके घूमना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए। ये केवल विचार है, इसमें भावना नहीं है, बस फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। तो एटीट्यूड और थॉट में अंतर कर पाओगे, अच्छे से संबंध बता दोगे, 150 शब्द लिख पाओगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आस्क मी एनी टाइम यानी कि सॉरी है ना, आप मुझसे कभी भी किसी समय पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी। चलिए आगे देख लेते हैं। थॉट हो गए, तो थॉट के बाद क्या आ जाएगा, ओपिनियन। ओपिनियन यानी कि राय। विचार के बाद में क्या आ जाएगी, आपकी राय आ जाएगी। राय कौन सी, ऐश्वर्या राय नहीं है ना, ओपिनियन। तो एटीट्यूड एंड ओपिनियन, अभिवृत्ति एवं राय, सॉरी। तो दोनों में संबंध देख लेते हैं। राय तो मैंने आपको पहले बताई दी, किसे कहते हैं कि किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के पक्ष या विपक्ष में झुका विचार ही राय है। राय में पर्याप्त लचीलापन होता है, राय में कठोरता नहीं होती है। कोई भी तथ्य, तर्क, प्रमाण मिलने पर राय को बदला जा सकता है। तो संबंध इसमें क्या है कि भाई अभिवृत्ति के प्रभाव से राय बनती है। कई बार हमारी राय बनने में किसका हाथ होता है, अभिवृत्ति का प्रभाव। अभिवृत्ति के प्रभाव
से राय बनती है। राय कैसे बनती है? अभिवृत्ति के प्रभाव से राय बनती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्तियां उसकी राय को आकार देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सकारात्मक एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो उसके प्रति राय वैसी बन जाएगी। जैसे मेरा एटीट्यूड मान लो सपोज करो कि राहुल गांधी को लेकर के पॉजिटिव है तो मैं क्या कहूंगा, राहुल गांधी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं यार। नहीं, मेरी राय में राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। मेरी राय में नरेंद्र मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। मेरी राय में अरविंद केजरीवाल अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो राय है। एटीट्यूड पॉजिटिव है तो राय भी पॉजिटिव हो जाएगी, एटीट्यूड नेगेटिव है तो राय भी नेगेटिव हो जाएगी। एक और क्या होता है कि राय बदलने पर अभिवृत्ति भी बदल सकती है। राय के बदलाव पर अभिवृत्ति भी बदल जाएगी। राय बदलेगी तो एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा हमारा कि भाई जैसे जैसे यदि किसी की राय परिवर्तन हो रही है, जैसे मैं इतने दिन से कह रहा था कि भाई मोदी जी ग्रेट है, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं, ये सब, और अचानक से मैं कहने लग जाऊं कि नहीं यार मोदी में वो बात नहीं है, योगी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाओ ना, फिर देखो दुनिया में क्या तहलका होता है, फिर देखो भारत का क्या डंका बजता है। यदि मेरे इस तरीके की राय अचानक से बनने लगी है तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरा एटीट्यूड मोदी के प्रति थोड़ा नेगेटिव हो रहा है और योगी जी के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो ये संकेत है, राय में बदलाव क्या है, इस बात का संकेत है कि हमारी एटीट्यूड में बदलेगा। राय जल्दी बदल जाएगी, एटीट्यूड को बदलने में टाइम लगता है। ये तो है ही है, राय को तो बदला भी जा सकता है। जैसे जैसे मेरी राय में हरभजन सिंह भारत के नंबर 1 गेंदबाज हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अनिल कुंबले के विकेट देखे, किसी ने मेरे को आंकड़े दिखाए कि देख भाई अनिल कुंबले दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले के नाम है, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार अनिल कुंबले। फिर आप पता चला कि अरे अश्विन के भले ही विकेट कम है, हरभजन से विकेट तो ज्यादा है, ठीक है अनिल कुंबले से विकेट कम है, लेकिन मैन ऑफ द मैच उसके सबसे ज्यादा है। तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं यार मुझे लगता है कि सबसे शानदार गेंदबाज भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ही है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है कि राय बहुत ज्यादा बदलेगी, लेकिन जो आपका एटीट्यूड हरभजन सिंह को लेकर के जो पॉजिटिव था उसको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ये तो संबंध हो गए। अब दोनों में क्या लिख देते हैं, समानता लिख देते हैं कि दोनों में समानता क्या है। इनमें ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा करीबी चीजें हैं, तो इसमें ऐसा ही होता है ना, बहुत ज्यादा करीब की चीजें ही लगती हैं, लेकिन हाँ अंतर तो होता ही है। तो समानता क्या है, दोनों व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा आपको ऐसा कोई, एक बार इनका अंतर अच्छे से समझ में आ जाए ना तो ये सारी चीजें तो आप अपने स्तर पर लिख सकते हो। दोनों ही व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और क्या समानता हो सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और दोनों ही व्यवहार को प्रभावित करते हैं, दोनों में ही संज्ञान होता है, संज्ञान पक्ष होता है दोनों को ही, ठीक है। दोनों को ही बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये सब समानता है लिख देना, और फिर यहीं पे अंतर लिख देना। अंतर वही टेबल बना करके लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वही एटीट्यूड में कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। अभिवृत्ति में कितने पक्ष होंगे, 3 पक्ष होंगे। वही राय में केवल 1 पक्ष होता है, भावना नहीं होती है राय में। 1 पक्ष, वो भी कौन सा, संज्ञान होगा। जब भी अंतर लिखो तो परिभाषा भी लिख सकते हो आप ऊपर, फिर पक्ष लिख दो दोनों, ठीक है, फिर उदाहरण लिख दो, फिर ऐसे लिख दो कि एटीट्यूड कैसा होता है, दीर्घकालिक। राय अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन फिर भी अल्पकालिक लिख दो क्योंकि राय बदल भी जाती है ना, ठीक है। ये इसमें पक्ष लिख दो, मैं 3 पक्ष लिख दिए। और ये व्यवहार से गहराई से जुड़ा है, व्यवहार से गहराई से जुड़ा है, ये व्यवहार से उतना गहराई से नहीं जुड़ा है। ऐसे लिख दोगे आप। और क्या लिखोगे, अभिवृत्ति बनने के लिए क्या चाहिए,
विश्वास का होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, आपकी व्यवहार होनी चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीजें लिख दोगे। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, केवल सूचना चाहिए। क्या चाहिए, केवल सूचना चाहिए। उदाहरण लिख दो, जैसे मेरा मैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति काम करना चाहता हूं, या काम कर रहा हूं लगातार, या मुझे पर्यावरण संरक्षण के प्रति काम करना पसंद है। ये आपका एटीट्यूड हो गया। और मैंने ये कह दिया कि भाई प्लास्टिक को, यदि प्लास्टिक यूज करना बंद कर दें हम, तो पर्यावरण संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मेरी राय है। इसको बदलने में समय लगता है, इसको जल्दी बदला जा सकता है। बस हो गया, एटीट्यूड और ओपिनियन। कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। देखिए, जब मैंने परिभाषा बताई थी तो आपको विस्तार से बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि एक बार परिभाषा बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया ना। यदि आपको ये पता चल गया कि ओपिनियन क्या होती है, एटीट्यूड क्या होते हैं, तो आप अंतर अपने आप बता दोगे, समानता अपने आप बता दोगे, दोनों में क्या रिलेशन है वो अपने आप बता दोगे। किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। फिर जब अच्छे से समझ में आ जाता है तब। ठीक, तो अब हम ओपिनियन के बाद में और क्या ले लेते हैं, विश्वास ले लेते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई जल्दी जल्दी कर रहा है ये, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। यदि आपको लग रहा है कि नहीं धीरे धीरे कर रहा है तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो। एक बार लिखो तो सही, कमेंट बॉक्स का प्रयोग तो करो यार। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरी कमी क्या है, मैं अपने आप में कहाँ सुधार कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये भी है, क्लास में चुपचाप बैठ करके कोई नहीं सीख सकता। वही बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा सीखता है जो कि सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा साइकोलॉजी है। सबसे ज्यादा क्लास में मजा उसी को बच्चे को आएगा जो सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। सबसे ज्यादा लंबे समय तक उसी को याद रहेगा जो सवाल पूछेगा। ये मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा कमेंट करने के लिए, बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज, यदि आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, तो प्लीज पूछें। चलिए, अब एटीट्यूड और विश्वास देख लेते हैं। बिलीफ, अब विश्वास हमने अच्छे से पढ़ा ही है, तो दोनों में क्या देखेंगे हम, संबंध देखेंगे, फिर समानता देख लेंगे, और फिर अंतर देख लेंगे। ये तो सभी में था, एटीट्यूड और विचार, एटीट्यूड और ओपिनियन, एटीट्यूड और बिलीफ विश्वास, फिर एटीट्यूड और आस्था, एटीट्यूड और मूल्य, एटीट्यूड और व्यवहार। तो मूल्य और व्यवहार तो हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम विश्वास और आस्था पर ही रुक जाएंगे। तो अभी विश्वास खत्म कर लेते हैं, फिर आस्था को करेंगे खत्म। विश्वास और आस्था दोनों को खत्म। ठीक है, चलिए, आपने गाना सुना है, मैं तुमको विश्वास दूं तुम मुझको विश्वास दो। लड़के होते हैं ना, लड़के पता कैसे गाते हैं, कि तुम मुझको, कि मैं तुमको विश्वास दूं तुम मुझको आस्था दूं। थोड़ा घटिया हो गया ना, मुझे पता है, सॉरी। तो संबंध देख लेते हैं दोनों में क्या है। विश्वास अभिवृत्ति का आधार है। विश्वास अभिवृत्ति का आधार है। विश्वास क्या है, अभिवृत्ति का आधार है। अभिवृत्ति का बेस किस पे टिका हुआ है, विश्वास पे। जब जैसे आपको भरोसा है कि आपको सूचना मिली है, सही है गलत है इससे मतलब नहीं है, पर आपको मिला है कि भाई ये चीज सही है, तो वैसा आपका एटीट्यूड बन जाएगा। आपके विश्वास आपकी अभिवृत्तियों को आकार देते हैं। जैसे यदि आपको कहीं से ये पता चल गया कि शाकाहारी होना पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, तो आपका एटीट्यूड शाकाहार के प्रति कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। शाकाहार के प्रति कैसा बन जाएगा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। विश्वास से ही आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो विकसित होते हैं। जैसे यदि आपको विश्वास है कि पॉलीथीन का उपयोग बंद करने से पर्यावरण की आधी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, तो आपका पॉलीथीन को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा और आप कोशिश करोगे कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करो। जैसे आपको यह विश्वास हो गया कि योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, यदि आपको विश्वास हो गया कि सुबह 4 बजे जाग करके पढ़ने से जल्दी याद होता है, तो यकीन मानो
आपका एटीट्यूड उन दोनों के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, तो आपका मेरे प्रति, मेरे वीडियोज के प्रति और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो विश्वास और अभिवृत्ति दोनों ही हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति, विश्वास का विस्तार ही क्या है, अभिवृत्ति है। विश्वास का विस्तार ही क्या है, अभिवृत्ति है। ठीक है, अंतर में आप, ठीक है, दोनों में ही तथ्य शामिल होते हैं, दोनों में ही क्या होते हैं, तथ्य शामिल होते हैं। जो अभिवृत्ति है वो मानव व्यवहार को समझने में या मानव विश्वासों को समझने में योगदान दे सकते हैं, या विश्वास अभिवृत्तियों को समझने में योगदान दे सकते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अब दोनों में समानताएं क्या है, दोनों क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कितना आसान बात है, दोनों मनोवैज्ञानिक विषय हैं। अभिवृत्ति होती है वो कैसी होती है, ज्यादातर व्यक्तिपरक होगी, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, और विश्वास में भी क्या होगा, विश्वास भी व्यक्तिपरक होगा। दोनों में क्या होगी, समानता होगी। आपने एक वो जोक सुना है कि एक पत्रकार जाता है तो एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब आपके पास वो बकरी है क्या, बोले हाँ, कि कितनी है, 2, कि कौन कौन से रंग की है, कि एक काली है और एक भूरी। तो अच्छा, तो वो कितना दूध देती है, कि बोले कौन सी, कि काली वाली, कि काली वाली तो 2 लीटर देती है, और भूरी वाली, कि बोले वो भी 2 लीटर देती है। अच्छा भाई, दोनों को बांधते कहाँ हो, कि कौन सी वाली को, कि अच्छा काली वाली को, बोले काली वाली को तो घर में बांधते हैं, और भूरी वाली को, कि भूरी वाली को भी घर में बांधते हैं। तो ये वही वाली बात हो गई कि व्यक्तिपरक। समानता क्या है, दोनों ही कैसे होते हैं, व्यक्तिपरक होते हैं। दोनों में क्या है कि समय और अनुभव के आधार पर बनते हैं, समय के आधार पर, अनुभव के आधार पर दोनों ही क्या बन जाते हैं, जो है वो बनते हैं। दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, समाज से। दोनों पर किसका प्रभाव होता है, संस्कृति का। बहुत ही कॉमन चीजें लिखनी है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लिखना नहीं है ना। दोनों ही किससे प्रभावित होते हैं, अनुभव से। अनुभव से कैसे, कि भाई धीरे धीरे, जैसे समाज से है, समाज से जैसे आपका विश्वास है कि भाई सबको मिलके रहना चाहिए, तो समाज से आ रहा है, आपने वो समाज देखा वही। ठीक है, इस तरीके से। अब अंतर देख लेते हैं। वही अभिवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं, इसमें केवल एक पक्ष होता है। विश्वास में भावना नहीं है ना, विश्वास है में भावना है भी तो कोई बहुत माइनर लेवल की है ना, तो एक ही है। क्लियर है। अभिवृत्तियों का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है, या मूल्यांकन के तौर पे ज्यादा होती हैं। जो हमारे एटीट्यूड जो होते हैं उनमें तथ्य ज्यादा होते हैं, अभिवृत्तियों में तथ्य इतने नहीं होते। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभिवृत्तियों में तथ्य उतने नहीं होते, विश्वास में तथ्य जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और क्या होते हैं, अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को सीधा प्रभावित करते हैं, विश्वास हमारे व्यवहार को उतना को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एटीट्यूड बना हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर पॉजिटिव, और मेरा विश्वास है कि यार ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी होती है, बस। और कोई बहुत विशेष अंतर होते नहीं है, आप ऐसे ऐसे करके लिख दोगे लगभग सभी में, तो ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो रहा हो, कोई शक हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हो ना, कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हो। अब आस्था और बची है, तो आस्था से और बातचीत कर लेते हैं कि भाई आस्था क्या कह रही है, और फिर आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एटीट्यूड और वैल्यूज को लेकर के आएंगे, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को भी लेकर के आएंगे, और एटीट्यूड और बिहेवियर को लेकर के आएंगे।
3 चीजें और बच जाएंगी जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। क्या करें यार, 1 घंटा बहुत जल्दी हो जाता है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में निपटा दूं, जैसे आज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में निपटा दूं, बट लेकिन फिर भी देखो समय लग ही जाता है, पता नहीं कैसे लग जाता है। तो एटीट्यूड एंड फेथ, अभिवृत्ति एवं आस्था। तो वही दोनों में पहले तो संबंध देख लेंगे, फिर समानता देख लेंगे और फिर अंतर देख लेंगे। क्या है कि शायद बोलने की वजह से प्यास ज्यादा लगती है, वैसे तो सर्दियां इतनी प्यास नहीं लगनी चाहिए। सॉरी, आजकल सॉरी सॉरी में कुछ ज्यादा नहीं कर रहा वीडियो में, पानी तो पिया है क्या सॉरी इसमें, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है कि आजकल ये बना दिए गए ना जबरदस्ती के एटिकेट्स, मैनर्स, कि छींक आ गई तो सॉरी बोलो, गलती से गले में खराश भी हो गई तो भी सॉरी बोलो, ऐसे करके। ठीक है, चलता है, आपके इंटरव्यू में काम आएगा। चलिए दोनों में संबंध देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आस्था हमारी अभिवृत्तियों को, एटीट्यूड्स को प्रभावित करती है कि नहीं करती? बिल्कुल प्रभावित करती है। जो आस्था है वो हमारे विश्वास, जो हमारे मूल्य हैं उनका आधार बनती है, और उन्हीं से क्या बनते हैं? हमारे एटीट्यूड बनते हैं। जो व्यक्ति धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, धर्म में आस्था रखता है, वो नैतिकता में भी भरोसा रखेगा, और उसकी एटीट्यूड जो है वो दुनिया के प्रति मोस्टली कैसी होगी? पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा है। एटीट्यूड से पता चल जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आस्था किस प्रकार की होगी। जैसे किसी की ईश्वर के प्रति बहुत गहरी आस्था है तो ऐसा होगा कि उसका व्यवहार नम्र हो सकता है, उसमें विनम्रता हो सकती है, उसमें दयालुता होगी, उसमें पशु प्रेम होगा, उसमें अहिंसा का गुण होगा। तो ऐसी कई सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। ये दोनों के दोनों किसको करते हैं? व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समानता में आप लिख सकते हो, आस्था लंबे समय तक स्थायी प्रभाव डालती है अभिवृत्तियों पर। आस्था और अभिवृत्तियों में से किसको बदलना आसान है? तो अभिवृत्तियों को। आस्था को बदलना अभिवृत्ति की तुलना में थोड़ा कठिन है। अभिवृत्ति को फिर भी आप बदल लोगे, आस्था को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। एटीट्यूड में, अभिवृत्तियों में तर्क होता है, अभिवृत्तियों में अनुभव होगा, लेकिन आस्था में तर्क का होना आवश्यक नहीं है, आस्था में अनुभव का होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है बट आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। दोनों ही क्या हमारे व्यवहार को प्रभावित करेंगे? बिल्कुल। क्या हमारी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे? बिल्कुल प्रभावित करेंगे। और लेकिन दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि आस्था अभिवृत्ति को प्रभावित करती है, आस्था अभिवृत्ति को प्रभावित करती है। जैसे यदि मेरी ईश्वर में आस्था है तो मैं अहिंसा का मूल्य मुझ में आ जाएगा और मेरा एटीट्यूड अहिंसात्मक हो जाएगा, और इससे मैं शाकाहार को अपना लूंगा। और इससे मैं किसको अपना लूंगा? शाकाहार को अपना लूंगा। आस्था अभिवृत्ति का आधार है। वैसे तो विश्वास भी था, लेकिन अभिवृत्ति का आधार है। हम आस्था को भी लिख देंगे, आधार बनती है, ऐसे लिख दो। ठीक है, चलो दोनों में समानता लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन ठीक है, चलो 1 सेकंड देना मेरे को, है ना। माफी चाहूंगा। तो चलिए समानता लिख लेते हैं। तो दोनों ही कैसी क्रिया हैं? देखो, आस्था में भावना जुड़ जाती है ना, ध्यान रखना। तो समानता क्या हो जाएगी कि भाई दोनों में ही मानसिक, दोनों ही कैसी हैं?
मानसिक और भावनात्मक अवस्थाएं, दोनों ही मानसिक और भावनात्मक अवस्थाएं हैं, दोनों ही मानसिक और भावनात्मक अवस्थाएं हैं, दोनों ही है, दोनों में मानसिक भी है और दोनों में क्या है आपके भावनात्मक प्रक्रिया में है ना। अंतर में क्या लिखोगे, अंतर तो नहीं लिखते अभी है ना, अभी तो हम समानता ही लिख रहे हैं ना। और क्या लिखोगे, दोनों ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, व्यवहार को, निर्णयों को, क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अंतर लिखोगे तो एक तो परिभाषा का ही अंतर लिख देना, ठीक है। दूसरा अंतर क्या लिख दोगे कि अभिवृत्तियों का संबंध किस पे होता है, अभिवृत्तियों का संबंध जो आस्था का जो संबंध है, मतलब एटीट्यूड्स जो है वो अधिकतर करके विश्वास पे बनेंगे, हमारे मूल्यांकनों पे बनेंगे, जबकि आस्था जो है वो हमारी जो है वो किस पे बनती है, हमारी गहरे विश्वासों पे बनती है, उसमें तर्क या तथ्य का होना जो है वो आवश्यक तौर पे होना नहीं है। अभिवृत्ति में क्या होगा, तर्क होगा, अभिवृत्ति में क्या होगा, अनुभव होंगे, अभिवृत्ति में क्या होगा, तथ्य होंगे, लेकिन आस्था में अनिवार्य नहीं है। आस्था में हो भी सकते हैं लेकिन आस्था में इनका होना अनिवार्य नहीं है, आस्था में इनका होना कैसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। इसमें आपके तीनों पक्ष शामिल होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इसमें केवल दो ही पक्ष होते हैं, भावनात्मक और क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक ही ज्यादा पक्ष होता है, एक ही पक्ष मान लो आप, भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही मान लो है ना, दो पक्ष होते हैं भावनात्मक और क्रियात्मक, भाव और क्रिया, व्यवहार कह लो क्रिया कह लो एक ही बात है ना। और अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है, आस्था को बदलना कठिन है, बहुत कठिन है, कठिन नहीं बहुत कठिन है, कठिन तो अभिवृत्तियों को बदलना कठिन है, लेकिन आस्था को बदलना और भी ज्यादा कठिन है। जैसे कि अभिवृत्ति क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा, और मेरे हिसाब से या मेरा साकार को लेकर के सकारात्मक अनुभव है, प्रत्येक व्यक्ति को साकार ही होना चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति को क्या है, मेरी साकार में गहरी आस्था है, या योग करना ईश्वर की पूजा करना है, या मांस खाना मांस खाना दाना होने की निशानी है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, आस्था हो जाएगी। तो भाई ये है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड को हमने आज रिलेशन किससे पढ़ा, थॉट से, फिर उसके बाद हमने किससे रिलेशन पढ़ा, ओपिनियन से, फिर उसके बाद बिलीफ से, और फिर चौथे नंबर पे हमने उसको किसको देखा, फेथ के साथ में, आस्था के साथ में देखा। तो दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति रुझान ही अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति के तीन पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। उसके बाद में आपका विचार, हमारे मस्तिष्क से कोई भी, मस्तिष्क का कोई भी, हमारी कोई भी बौद्धिक प्रतिक्रिया ही हमारी क्या है, हमारी कोई भी बौद्धिक प्रतिक्रिया ही विचार है। विचार अक्सर करके किसी स्टिमुलस, उद्दीपक या उत्प्रेरक की उपस्थिति में आते हैं। विश्वास क्या है, ओपिनियन क्या है कि ऐसा विचार जो कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में झुका हुआ रहे, उसको हम क्या कह देते हैं, ओपिनियन कह देते हैं। जैसे मेरी राय में मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जब किसी ओपिनियन में मजबूती आ जाए तो वो विश्वास बन जाता है। जैसे मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे विश्वास है कि इस साल अच्छी सर्दियां पड़ेंगी। ऐसा विश्वास जिसमें पारलौकिक तत्व भी शामिल हो जाए, उसको हम आस्था कह देते हैं। जैसे मेरी ईश्वर में पूरी आस्था है, मुझे ईश्वर में आस्था है, वो किसानों का बुरा नहीं होने देंगे, और इस साल भी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसलें होंगी। ठीक है। एक में हमने पढ़ा था दुराग्रह, डोगमा, जब किसी के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें बन जाए। जैसे कि दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद बताया था, एक तो बताया था मैंने आपको हेट्रो
सेंट्रलिज्म और एक बताता है जीनोसेंट्रिज्म, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको लगता है कि मेरी संस्कृति दुनिया में दी बेस्ट है, इसके अलावा सब बेकार है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको लगता है कि मेरी संस्कृति बहुत खराब है, दुनिया की संस्कृति बहुत अच्छी है। एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, जिसको ये लगता है कि दुनिया की सारी संस्कृतियां समान है। तो यदि किसी को ऐसा लग जाए कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा मजहब सबसे अच्छा है, फलानी जाति के लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, फलानी जाति के लोग सबसे खराब होते हैं, तो उनको कहते हैं दुराग्रह, डॉगमा। एक हमने पढ़ा था स्टीरियोटाइप्स, प्रचलित धारणा। प्रचलित धारणा का मतलब जो समाज में प्रचलित है, जिनके बारे में लोगों के पास ना तो कोई तथ्य है, ना तर्क है, ना कोई प्रमाण है, बस समाज में चल रही है। जैसे दिल्ली दिल वालों की, बम्बई पैसे वालों की, कलकत्ता कंगालों का। तो अब ज्यादातर लोग कहेंगे यार ये बात तो सच्ची है, लेकिन इसमें तथ्य कम है, तर्क कम है, प्रमाण कम है। दिल्ली दिल वालों की, क्या दिल्ली में हर एक व्यक्ति दिल वालों का है? नहीं। तो ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो कि जानते किसी एक व्यक्ति को है, एक दो तीन महिलाओं को ड्राइविंग खराब देखी और दुनिया की प्रत्येक महिला के प्रति यह धारणा बना लेना कि दुनिया की प्रत्येक महिला ड्राइविंग में खराब होती है, यह क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप है, प्रचलित धारणा है। जैसे दुनिया में सारे मर्द खराब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर, जैसे बहुत सारी महिलाएं क्या कह देंगी कि ज्यादातर मर्द क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं, या ज्यादातर मर्द तो वैसी होते हैं, हवसी होते हैं, तो वासना से भरे होते हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा? स्टीरियोटाइप हो जाएगा। या फलाने राज्य का, यूपी बिहार का है तो मतलब आईएएस ही बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्टीरियोटाइप हो जाएगा, प्रचलित धारणा हो जाएगी। ठीक है, इनका सबसे एटीट्यूड से संबंध बता दो, इन सब चीजों का कैसे कैसे है। तो वही नॉर्मल, सभी में एक जैसे ही संबंध है, लगभग एक जैसे ही अंतर है और एक जैसी ही समानता है, कोई बहुत विशेष अंतर है नहीं। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपसे बातें की हैं आज, वो आपकी समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, है ना। कोई भी सवाल हो आपके तो पूछिए, कोई डाउट हो मन में तो पूछिए, है ना। कुछ भी चीज हो, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं बार बार। सवाल पूछोगे तो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ भी बकवास करके चला जाता हूँ, कुछ भी बोल के चला जाता हूँ, तो समझ में नहीं आता। मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। तो कोई तो हो जो मेरे कार्य का मूल्यांकन करे। तो कमेंट बॉक्स में यदि आप सवाल पूछोगे, अपनी राय व्यक्त करोगे, तो फिर उससे पता चलता है कि हाँ भाई मैं सही दिशा में हूँ कि नहीं हूँ, और एक मोटिवेशन भी मिलता है ऐसे ही काम करने का, अच्छा काम करने का और बेहतर काम करने का। तो वही रिक्वेस्ट है बार बार आपसे कि भाई कमेंट सेक्शन का यूज करो, सवाल पूछो और अपनी राय बताओ। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम यही एटीट्यूड तो यही रहेगा, अभिवृत्ति। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा, मूल्य आ जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड आ जाएगा, अभिरुचि आ जाएगा, और फिर बिहेवियर आ जाएगा, व्यवहार आ जाएगा। तो तीन चीजें और पढ़नी है, और फिर उन तीन चीजों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि किसी कोई भी अभिवृत्ति को यदि परिवर्तन करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज कमेंट करते रहिएगा प्लीज। कितनी बार प्लीज करवाओगे यार, इतनी बार तो कोई। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।